हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त मेरे पीछे देख रहे हैं, आज साउंड यानी ध्वनि क्या है दोस्त, ध्वनि यानी ध्वनि चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे हम बाबू। कौन सा? ध्वनि। ठीक है, ध्वनि चैप्टर स्टार्ट करेंगे यानी साउंड। आज साउंड क्या है तो इसके बारे में जानेंगे। आप कहेगा कि सर ये तो जानबे करते हैं, श्रव्य और श्रव्य पराश्रव्य आप पढ़ाइएगा। नहीं दोस्त, इसमें आपको क्या पढ़ाएंगे कि ध्वनि का तरंगदैर्घ्य पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है यानी उसका एम्पलीट्यूड पर, यानी पिच, तरत्व, ठीक है, और तरंगदैर्घ्य, इस सब से क्या संबंध है इसका। आवृत्ति का क्या ध्वनि पर प्रभाव पड़ता है, या आवृत्ति बढ़ने से पिच पर क्या इफेक्ट पड़ता है, एम्पलीट्यूड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारा के सारा इस वीडियो में सिखाएंगे दोस्त, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा कि ध्वनि पर आप अक्सर सुनते होंगे कि ध्वनि का तरत्व बढ़ जाने से ध्वनि के वेग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या आयाम बढ़ जाने से ध्वनि के वेग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारा के सारा डिस्कस होगा बहुत बहुत आराम से। ठीक है, आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ध्वनि क्या है, ध्वनि क्या है। ठीक है, देखिए ध्वनि की अगर बात करें ना बाबू, ध्वनि कि आखिर सर ध्वनि है क्या, साउंड, तो याद रखेगा साउंड क्या है तो यह एक प्रकार का कंपन है, यह एक प्रकार का कंपन है। ठीक है, चलो दोस्त, ध्वनि क्या है तो ध्वनि एक प्रकार का, देखो ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। क्या है? कंपन है जो अणुओं के गति के कारण उत्पन्न होता है। ध्वनि क्या है बाबू? तो ध्वनि एक प्रकार का कंपन है जो अणुओं के गति के कारण उत्पन्न होता है। और ध्वनि के ट्रांसफ़र के लिए, यानी ध्वनि को गमन करने के लिए, ध्वनि के गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ध्वनि के गमन के लिए, ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। इसका कहने का मतलब दोस्त जानते हैं कि ध्वनि के माध्यम के लिए, ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अर्थात सर ध्यान से सुनिएगा कि इसको क्यों सर कह रहे हैं, क्योंकि ध्वनि बिना वायुमंडल के, यानी बिना एक वायुमंडल के लिए, बिना गैस के ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। अर्थात ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। अर्थात जो ध्वनि है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। किस में बाबू? तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। समझ में आ गया क्या कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। अब सर ध्वनि के प्रकार क्या होता है सर? ध्वनि कितने प्रकार के होता है? तो ध्वनि के मुख्यतः तीन प्रकार होता है। ठीक है, अभी कौन कौन बाबू? तो इंफ्रासोनिक कौन होता है? पहला इंफ्रासोनिक कहने का मतलब है अश्रव्य ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि। ठीक है, इसको कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, और नेक्स्ट ऊपर से उतार लिया है बाबू। ठीक है, नोट डाउन करो इतना। चलिए दोस्त, पहला क्या हो गया? अश्रव्य ध्वनि। दूसरा कौन सा हो गया?
श्रव्य ध्वनि, कौन सा? श्रव्य ध्वनि, इसको कहते हैं इंग्लिश में ऑडिबल साउंड। क्या कहते हैं? ऑडिबल साउंड। यही हम लोग सुन सकते हैं मनुष्य। अच्छा, तीसरा के अगर बात करें बाबू, पराश्रव्य, कौन सा? पराश्रव्य, इसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक वेव सॉरी वेव नहीं ना, अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ध्यान से देखना, अगर श्रव्य ध्वनि कितने से कितने बाबू, तो 20 हर्ट्ज से, अगर 20 किलो हर्ट्ज के बीच हो तो हम सुन सकते हैं। कहने का मतलब शॉर्ट में समझो कि अगर ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। यानी मनुष्य सुन सकता है, यानी मानव, जैसे में मानव उसको क्या कर सकता है? मानव सुन सकता है नहीं। अच्छा, पराश्रव्य बाबू, तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, या इसी को कह सकते हो 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो तो उसे कौन सुन सकता है बाबू? बताइए। अगर 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा तो उसे कौन सुन सकता है? चमगादड़, डॉल्फिन, कौन सा? चमगादड़ और डॉल्फिन। कोई दिक्कत है? ये सब 20,000 हर्ट्ज से अधिक सुन सकते हैं ध्वनि। और सर अश्रव्य जो है ना, अश्रव्य के मतलब 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम नहीं। डॉल्फिन, ठीक है, डॉल बेबी डॉल पर सोने दी, डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन। कोई दिक्कत है? चमगादड़, डॉल्फिन। और श्रव्य ध्वनि में सर क्या लिखेंगे कि 20 हर्ट्ज से कम हो। जैसे इसमें कौन सा हो जाएगा? सांप हो गया। सांप के बाद बोलिए कुत्ता, बिल्ली, ये सब किस में हो जाएगा? अश्रव्य में, कुत्ता। इसीलिए दोस्त क्या होता है ना कि भूकंप जो आता है ना, वो भूकंप आने से पहले कौन सा? सांप और बिल्ली, कुत्ता, ये सबको एहसास हो जाता है पहले ही। कहें कि 20 डेसिबल से जो भी कम रहता है ना तरंगे, तो ही लोग का एहसास हो जाता है। तभी लोग क्या हो जाएगा? छटपटाने लगेगा इधर उधर। समझ में आ गया ना? जग जाएगा। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिए। हम लोग कब सुनते हैं कि 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज के से कम हो, यानी 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से कम हो, तब हम क्या करते हैं? उसको सुनते हैं। समझ में आ गया ना? एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि ध्वनि तरंगे, ध्यान से सुनिएगा, ध्वनि तरंगे वायु में किस प्रकार की बिहेव करती हैं। यानी ध्वनि तरंग जो है, ध्वनि तरंगे वायु में कैसी है, यानी अनुदैर्घ्य है कि अनुप्रस्थ है, जल के सतह पर कैसी होती है, जल के अंदर कैसी होती है, और ठोस में कैसी होती है। तो इधर ध्यान से देख लीजिएगा, इधर हो गया ध्वनि तरंगे, कौन सा? ध्वनि तरंगे। इधर हो गया माध्यम, इधर हो गया माध्यम, इधर हो गया प्रकृति। बात समझ में आया क्या? समझ में आ गया क्या बाबू? कहने का मतलब है कि ध्वनि जो तरंगे है बाबू, ध्यान से सुनना, ध्वनि तरंगे, ठीक, वायु में, माध्यम हो गया क्या चीज़? वायु में। इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। ठीक है। अगर बात करें कि यही ध्वनि तरंगे अगर जल के सतह पर कैसी बिहेव करती हैं बाबू? तो जल के सतह पर अनुप्रस्थ। समझ में आया क्या? अगर यही ध्वनि तरंगे जल के अंदर कैसी व्यवहार करती हैं? जल के अंदर, तो जल के अंदर बात करें तो अनुदैर्घ्य। ठीक है। यही ध्वनि तरंगे, ध्यान से सुनना, यही ध्वनि तरंगे ठोस में, कहाँ पर बाबू? ठोस
ठोस में अनुप्रस्थ भांति व्यवहार करता है। कैसा? अनुप्रस्थ। याद रखना, ठोस में कैसा? अनुप्रस्थ के भांति व्यवहार करता है। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त, बहुत भी यही है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि ध्वनि के लक्षण। ध्वनि के लक्षण, ध्वनि के लक्षण कौन कौन सा है? बहुत भी यही है, आराम से समझिएगा। ध्वनि के 3 लक्षण हैं। ध्वनि के 3 लक्षण हैं। ध्वनि के 3 लक्षण हैं। कौन कौन बाबू? ध्वनि के 3 लक्षण, 3 लक्षण हैं। कौन कौन? तो अगर पहला के बात करें तो तीव्रता। पहला कौन है? तीव्रता। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। अच्छा जी, दूसरा के बात करें तो दूसरा है तारतव्य। कौन सा? तारतव्य, यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में पिच। क्या कहते हैं? पिच। थर्ड के बात करें कि थर्ड कौन सा होता है, तो थर्ड के बात करें तो देखिए आयाम, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? गुणता। कौन सा? गुणता। गुणता, यानी इसको क्वालिटी कहते हैं इंग्लिश में। क्वालिटी, क्वालिटी क्या कहते हैं? क्वालिटी कहते हैं। ठीक है, यानी ध्वनि के 3 लक्षण कौन कौन सा है? तो तीव्रता है, तारतव्य है और गुणता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्वालिटी कहते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि सर तीव्रता क्या होता है। पहला जो है इंटेंसिटी, यानी तीव्रता क्या होता है? तीव्रता, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी क्या होता है? देखो, ध्वनि का वह लक्षण, इंटेंसिटी क्या होता है? तारतम्य, तीव्रता क्या होता है? तो ध्वनि का वह लक्षण जिससे ध्वनि प्रबल या धीमी सुनाई पड़ती है। ध्वनि का ऐसा लक्षण जिससे ध्वनि प्रबल या धीमी, यानी तेज या धीमी सुनाई देती है, वही क्या होती है? वही ध्वनि की तीव्रता कहलाती हैं। ठीक है, देखो, ध्वनि का ऐसा लक्षण, ध्वनि का वह लक्षण, वह लक्षण जिससे ध्वनि तीव्र या धीमी सुनाई देती है, उसे क्या कहते हैं? उसे तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। नोट डाउन कर लो तो बाबू जल्दी। चलिए दोस्त, जो ध्वनि की तीव्रता है ना बाबू, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि की तीव्रता जी, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के आयाम पर निर्भर करता है। निर्भर करता, यह हमेशा क्वेश्चन पूछता है दोस्त, भुलाइएगा नहीं, बहुत मोस्ट भी आई है। ध्यान से सुनिए, आई जो होता है ना बाबू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a² के। जहाँ क्या है बाबू? जहाँ आई बराबर इंटेंसिटी यानी तीव्रता है। आई क्या है? तीव्रता है। ए क्या है? आयाम है। ए क्या है? आयाम है। इसको इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड, और इसको इंटेंसिटी, इसको क्या कहते हैं? इंटेंसिटी। समझ में आया क्या?
यानी आई फॉर इंटेंसिटी, आई फॉर एम्पलीट्यूड। यानी जो आई होता है ना वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर का। कोई दिक्कत? यानी ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के आयाम पर निर्भर करता है। ठीक, देखिएगा ध्यान से। और क्या सर, ये हो गया। देखिए ध्वनि के तीव्रता का एसआई मात्रक, ध्वनि के तीव्रता का एसआई मात्रक माइक्रो वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। माइक्रो वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है, प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत है? आइए नेक्स्ट। अब कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता को क्या एसआई मात्रक क्या होता है? चलिए देखिए, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक माइक्रो वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगर ध्वनि की तीव्रता का व्यवहारिक मात्रक पूछा जाए ना, कि ध्वनि के तीव्रता का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, ध्वनि के तीव्रता का व्यवहारिक मात्रक डेसिबल होता है। ध्वनि के तीव्रता का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है बाबू? डेसिबल में। यानी ध्वनि की तीव्रता का जो है ना दोस्त, हम लोग जनरली डेसिबल में मेजर किया जाता है। किसमें? ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। बेल भी देखिए ध्वनि से ही संबंधित है, बेल भी ध्वनि से संबंधित है। ये हो गया है ऊपर से। ठीक, देखिएगा इधर ध्यान से। बेल जो है ना बाबू, बेल भी ध्वनि का मापक इकाई है। ठीक है, बेल का 10वां भाग क्या कहलाता है बाबू? तो डेसिबल। क्या कहलाता है? डेसिबल कहलाता है। यानी बेल का जो 10वां भाग होता है ना, तो वह क्या कहलाता है? डेसिबल। कोई दिक्कत? यानी एक बेल बराबर 10 डेसिबल होता है। 10 डेसिबल, एक बेल बराबर 10 डेसिबल होता है। बेल का 10वां भाग डेसिबल होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, एक बेल बराबर 10 डेसिबल इधर हो गया है, नोट डाउन करो जल्दी। चलिए दोस्त देखिएगा आगे। 45 डेसिबल, ये क्या है बाबू? डेसिबल है। यह क्या है? डेसिबल है। यानी 45 डेसिबल का ध्वनि हमारे कान के लिए हानिकारक नहीं होता है। कहने का मतलब बाबू है कि अगर 45 डेसिबल का ध्वनि है ना, तो वह हमारे कान के लिए हानिकारक नहीं होता है। अगर 45 डेसिबल से अधिक अगर ध्वनि है तो समझ जाओ कि वह हमारे कान के लिए हानिकारक है। यानी अगर डीजे का साउंड अगर होता है ना, तो डीजे का परमिशन जो दिया जाता है तो वह 80 डेसिबल से ज़्यादा नहीं दिया जाता है, क्योंकि 80 डेसिबल से ज़्यादा अगर गया तो वह हानिकारक हो जाता है। अर्थात सर 95 से
100 डेसिबल का ध्वनि का हमारे कान के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, हमारे कान के लिए हानिकारक होता है। यानी अगर 95 से 100 डेसिबल का ध्वनि की बात करें तो यह हमारे कान के लिए क्या होता है बाबू, हानिकारक होता है। यानी इतना अगर साउंड हमारा कान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जिससे कान का चदरा फाट सकता है। ठीक है, इतना तक ध्वनि हानिकारक होता है। और क्या सर, तो पेड़ के पत्तों का सरसराहट आप लोग देखे होंगे दोस्त कि पेड़ के पतैया एक दूसरे से टकराता है ना तो उससे भी आवाज़ निकलता है। जब हवा चलता है ना तो पेड़ के पत्ता जब एक दूसरे से टकराता है तो उससे एक साउंड निकलता है घर घर का, सरसराहट का। तो वह कितने का होता है सरसराहट? पेड़ के पत्तों का सरसराहट 20 डेसिबल का ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है। अच्छा सर, फुसफुसाहट की बातचीत, जब दो लड़कियां एक दूसरे से बात करती हैं या जब दो लड़का एक दूसरे से बात करता है, कानवा में नहीं बोलता है फुसफुसा के, तो जब फुसफुसाहट की बात करता है ना, जब व्यक्ति फुसफुसाहट के साथ बात करता है तो 15 से 20 डेसिबल की ध्वनि निकलता है। कोई दिक्कत है? 15 से 20 डेसिबल की ध्वनि निकलता है। अब आइए, साधारण अगर बातचीत करेंगे ना, साधारण बातचीत करने में 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि सुनाई पड़ती है। कैमरा मास्टर दिखाई दे रहा है ना? देखिएगा, साधारण अगर बातचीत हम लोग दोस्त करते हैं ना कि का हो, का हालचाल बा, का खाना खैलो कि ना खैलू कि ना खैलू, तो ये जब करते हैं ना तो समझ जाओ कि कितना बातचीत करते हैं। जैसे हम अभी आपसे बोल रहे हैं ना, तो यह 30 से 40 डेसिबल के बीच आवाज़ निकल रही है। 30 से आइए, जब एगो कन्युआ दूसरा से फुसफुसा के बतिया करती है ना तो समझ जाइए कि उस समय कितना, 15 से 20 डेसिबल ध्वनि के ये थी। जो पत्ता सरसराहट से सरसराता है ना, पत्ता एक दूसरे से हवा चलता है तो नहीं टकराता है दोस्त, तो उससे जो घर्षण करके ध्वनि उत्पन्न होता है ना सरसराहट के, तो वो होता है 20 डेसिबल का। ठीक है, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब उतार लीजिए, पेपर में पूछा हुआ है। चलिए दोस्त, अगला जो अगला मेरा हेडिंग है तारतव्य। कौन है? तारतव्य। यानी तारतव्य को क्या कहते हैं इंग्लिश में बबुआ? पिच। ध्यान से सुनिएगा, तारतव्य क्या है? तो ध्वनि का वह लक्षण जिससे ध्वनि पतली या मोटी सुनाई दे, उसे क्या कहते हैं बाबू? ध्वनि का वह लक्षण जिससे ध्वनि पतली या मोटी सुनाई दे, उसे
तारत्व कहते हैं, उसे तारत्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तारत्व कहते हैं। अब ध्यान से समझना मेरे दोस्त, ध्यान से बाबू इधर ध्यान दो कि उसे तारत्व कहते हैं। तारत्व के चलते ही ध्यान से देखना, तारत्व ठीक, तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। यानी तारत्व अधिक तो आवृत्ति भी बाबू अधिक, तारत्व अधिक तो आवृत्ति भी अधिक। यानी कहने का मतलब है कि पिच जो होता है बाबू, पिच वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। किसके? फ्रीक्वेंसी के। अब फ्रीक्वेंसी कहें तो बाबू मेरे सोना, तारत्व जो होता है, तारत्व वह किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो वह होता है आवृत्ति का। किसके? आवृत्ति का। यानी अगर तारत्व बढ़ेगा तो आवृत्ति भी बढ़ेगा, अगर तारत्व घटेगा तो आवृत्ति भी मेरा क्या होगा? घटेगा। बात समझ में आ गया क्या? बात आया क्या? हाई ऊपर जो सिंबल है मेरे दोस्त बढ़ने का, यानी तारत्व का मान बढ़ेगा तो आवृत्ति का भी मान बढ़ेगा, अगर तारत्व का मान घटेगा तो आवृत्ति का भी मान घटेगा। कोई दिक्कत है? तो यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है केस। ठीक, तारत्व क्या है? तो तारत्व यानी ध्वनि का वह लक्षण जिससे ध्वनि पतली या मोटी सुनाई देती है, पतली या मोटी सुनाई दे। इसीलिए क्या होता है कि देखिएगा, लड़की की आवाज़ और मच्छर का भुनभुनाहट और मच्छर का भुनभुनाहट का तारत्व अधिक होता है। यानी लड़की की आवाज़ और मच्छर का भुनभुनाहट, ठीक है, इसका तारत्व क्या होता है बाबू? का भुनभुनाहट का तारत्व अधिक होता है, इसलिए यह बहुत अधिक क्या होता है? इसलिए यह पतला होता है। क्या होता है? पतला। यानी पिच अधिक तो आवाज़ क्या होगा? पतला होगा। कोई दिक्कत है? अच्छा, लड़का वाला आटा ही नहीं, लड़कों की आवाज़ और मेढक का टरटराहट का क्या होता है? सेम होता है। यानी कहने का मतलब कि दोनों का पिच कम होता है, इसलिए लड़का की आवाज़ जो होता है ना, मेढक जैसा भादा होता है, फाटल बांस जैसा होता है। समझ गए ना? लिखिए। चलिए दोस्त, अगला है थर्ड, गुणता। कौन है? गुणता। इसको क्या कहते हैं? क्वालिटी। क्या कहते हैं? क्वालिटी। अब क्वालिटी गुणता में क्या आ जाएगा बाबू? तो जब ध्वनि की तीव्रता और तारत्व दोनों समान होता है, जब ध्वनि की तीव्रता और तारत्व दोनों समान रहने पर ध्वनि में भी अंतर पाया जाता है। ध्वनि में अंतर पाया जाता है तो वह किसके कारण बाबू? तो गुणता के कारण। अर्थात ध्वनि के तारत्व और तीव्रता समान रहने पर भी ध्वनि में अंतर पाया जाता है। अंतर पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं बाबू? जिसे क्या कहते हैं? गुणता कहते हैं। जिसे गुणता कहते हैं। यानी वह किसके चलते होता है बाबू? तो गुणता के चलते। ठीक। अब गुणता जो है बाबू, यानी जो क्वालिटी है वह किस पर निर्भर करता है? तो यह ओवरटोन या सन्नादी। गुणता ओवरटोन
टोन और या सन्नादी पर निर्भर करता है। समझिएगा ध्यान से कि ओवरटोन क्या होता है सर। जैसे नहीं होता है ओवर आवाज़, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाना यानी ओवरटोन, ठीक है। या उसी को कहते हैं सन्नादी पर निर्भर करता है। कौन सा? गुणता ओवरटोन या सन्नादी पर निर्भर करता है। ध्वनि के देखो बाबू, ध्वनि के चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ध्वनि के चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ये क्या लिखे हैं? भी आई। ध्वनि के चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है। यानी कहने का मतलब बाबू, अर्थात ध्यान से सुनिएगा, ध्वनि के ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। यानी जो ध्वनि की चाल होगा ना बाबू, ध्वनि की चाल भी होगा, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अंडर रूट टी के। यानी चाल जो होता है ना बराबर होता है अंडर रूट टी के। अर्थात ध्वनि की चाल ताप के वर्गमूल के बराबर होता है। यानी जो ध्वनि के चाल होगा ना बाबू, वह ताप के वर्गमूल के बराबर होता है। कोई डाउट? नोट डाउन देखिएगा। ध्वनि की चाल, अगर ध्वनि के सुनिएगा, वायुमंडल के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो ध्वनि के चाल में 0.61 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होती है। ये कई बार क्वेश्चन दोस्त पूछ चुका है कि अगर वायुमंडल के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है तो ध्वनि की चाल में कितने वृद्धि होगा बाबू? तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हो जाएगा। ठीक है। और क्या सर? तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक। और क्या सर? तो देखिएगा, वायुमंडल की आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। विभिन्न माध्यमों में
ध्वनि के चाल का क्रम, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल का क्रम। तो देखिए सबसे अधिक किसमें बाबू ध्वनि की चाल होता है? तो ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद में गैस में। यानी गैस में ध्वनि की चाल सबसे कम और ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है। खुद ही कहते। और क्या सर? और क्या? तो ध्वनि की चाल, ठीक है, वायुमंडल में ध्वनि की चाल कितना होता है? 332 मीटर प्रति नहीं, वायु में या वायुमंडल में ध्वनि की चाल कितना होता है बाबू? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। कोई डाउट? चलिए दोस्त, यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ये सारा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे और जितना से जितना हम लिखें इतना आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नोट्स बनाकर आगे पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।